स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन खत्म किए थे, 2 टॉपिक किए थे लास्ट क्लास में। ब्लड प्रेशर वाला, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। सबसे पहले होगा एट्रिया का डायस्टॉल, फॉलोड बाय एट्रिया का सिस्टॉल और वेंट्रिकल का डायस्टॉल, एंड लास्ट में वेंट्रिकल का सिस्टॉल। ठीक है। ब्लड प्रेशर देखे थे 2 टाइप का, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। 120/80 इज द नॉर्मल, है ना। फिर हाई बीपी, लो बीपी, 2 एबनॉर्मल केसेस देखे थे। ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन, ये वाले एक्सक्रीशन का क्या मीनिंग है? लिक्विड वेस्ट को आउट करना, यानी कि यूरिन, है ना। सॉलिड वेस्ट को ऑलरेडी हम आउट कर चुके हैं थ्रू एनस इन न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये होगा आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच इज फॉर्म्ड, या विच इज फॉर्म्ड एज यूरिन, उसको आउट करना। ठीक है। तो उसके लिए हमारा अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है। चलिए पहले एक्सक्रीशन का मीनिंग लिखते हैं और उसका नीड, क्यों जरूरत है एक्सक्रीशन की। नहीं करेंगे एक्सक्रीशन तो क्या होगा? हाँ, एक्यूमुलेट होता रहेगा और मतलब वो टॉक्सिक है ना, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। ठीक है। तो इसलिए एक्सक्रीशन करना जरूरी है। देखिए जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, अमोनिया, है ना, यूरिक एसिड, ये सब पॉइजनस हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक का मतलब अपन पहले भी समझ चुके हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, certain harmful waste substances, certain harmful waste substances, certain harmful waste substances are also formed, are also formed। मतलब यूजफुल प्रोडक्ट के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ठीक है। आर ऑल्सो फॉर्म, फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल वेस्ट आर, द प्रिंसिपल जो मेन वेस्ट मटेरियल है, द प्रिंसिपल वेस्ट आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजन के बाद OUS, नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक अमोनिया, कॉमा यूरिया, अमोनिया AMMONIA, अमोनिया, कॉमा यूरिया, and uric acid, and uric acid, ammonia, urea and uric acid. Full stop. Accumulation of these waste, accumulation of these waste, accumulation यानी कि जमा होना, accumulation of these waste may be toxic, may be toxic, may be toxic. So these must be expelled out. So these must be expelled out. So these must be expelled out. EXPELLED, expelled out of the body. Expelled out of the body. तो ये हम तब लिखेंगे जब पूछा जाए कि व्हाट इज द नीड फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों है। ठीक है। नीचे डिफाइन करेंगे एक्सक्रीशन का, वहीं डालना। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। डेफिनेशन लिखिए। वहां हमने क्या नाम दिया था? इजेशन की, इंजेक्शन क्या था? इंजेक्शन, इजेक्शन, 2 पढ़े थे ना अपन, 2 टर्म्स। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन सा टर्म यूज कर रहे थे? इजेशन। इंजेक्शन तो इन था, दैट वाज इनटेकिंग ऑफ फूड, और इजेक्शन मतलब आउट, एग्जिट। ठीक, ओके। लिखेंगे इसमें, द प्रोसेस ऑफ
the process of expelling of the process of expelling of बाहर निकालना, the process of expelling of non-gaseous nitrogenous waste, non-gaseous nitrogenous waste, non-gaseous क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, non-gaseous nitrogenous waste along with nitrogenous waste वही तीनों जो ऊपर लिखे हैं ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, along with excess of water, along with excess of water, comma salt out of the body, out of the body is called excretion, is called excretion. देखो एक्सक्रीशन का मीनिंग सिर्फ यूरिया से यूरिन वाला आउट नहीं है ना, जो स्वेटिंग हो रहा है वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है. वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड सॉल्ट का लॉस हो रहा है ना. कभी पसीना को चखोगे तो वो नमकीन लगेगा, है ना, अपने ही इसमें क्या है, ठीक है. हाँ, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना, मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन, मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन, मेन aim of excretion is to keep a main aim of excretion. क्या वो तो लिख के नहीं रहा है तो फिर नहीं लिखेगा. Main aim of excretion is to keep a constant, आजू बाजू देख लेना थोड़ा सा, is to maintain a constant, क्या लिखे, is to keep a ना, keep a constant internal chemical composition, constant internal chemical composition. ब्रैकेट में लिखना बैलेंस, मतलब कोई भी चीज बॉडी के अंदर एक्सेस में या कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए. यानी कि अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस हो जाएगा, ये वाटर हमारे ब्लड को डाइल्यूट कर देगा, उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो कोई भी चीज, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स है, उनका बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए. ये मेन एम है एक्सक्रीशन का, ठीक है. तो कह रही है मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू कीप अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वैल्यू सेम रहेगी, इंटरनल अंदर किस चीज का, केमिकल कॉम्पोजिशन, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है. ब्रैकेट क्लोज करके बैलेंस लिख दिए ना. ओके, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, एक उसमें ब्लड हो गया, है ना, दूसरा वाटर हो गया, इन फ्लूइड्स का बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है. ये ना हो कि ब्लड के अंदर कोई चीज का एक्सेस होता जा रहा है, ठीक है, ना ही ग्लूकोज एक्सेस में हो, ना ही कोई और नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सेस में हो, इसलिए उनको समय समय पर बाहर निकालना जरूरी है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है. इसको बोलते हैं, कॉमा डाल के लिखना, कॉल्ड होम्योस्टैसिस, HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस. ये जो लिखे है ना अपन, बैलेंस मेंटेन करना है, उस फिनोमिना को कहते हैं होम्योस्टैसिस, यानी कि टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन. अगेन मेन लिख रहे हैं बट एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वुमेन ऑल्सो. तो एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, ठीक है. इसमें आइफन डाल के लिखेंगे, ये हमारा चौथा सिस्टम हो जाएगा ना.
एक सिस्टम हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे थे। सेकेंड था रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स। थर्ड था हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें 3 अलग अलग चीजें इन्वॉल्व थी, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में थी, एक साथ नहीं थी। जैसे एलिमेंट्री था पूरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक साथ कनेक्टेड था, बट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी में फैला हुआ है, क्योंकि वेसल्स की बात कर रहे हैं अपन। भले हार्ट चलो एक जगह है, उसी के पास लंग्स भी है ना, बट ब्लड और वेसल्स ये तो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, तो एक जगह फिक्स नहीं है। कौन सा? हमारा थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। बट बाकी जो 3 सिस्टम है वो फिक्स है कि हाँ वो इस जगह पर ही है। और ये फोर्थ है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि कौन किसमें क्या क्या होगा इसमें? हमारा किडनी, देन किडनी से 2 पाइप निकलेंगे, दैट इज यूरेटर्स, जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेकर आएंगे। ब्लैडर में आकर यूरिन का टेम्पररी स्टोरेज होगा। ब्लैडर थोड़ा फ्लेक्सिबल सा ऑर्गन होगा, जो थोड़ा सा यूरिन भरने पर एक्सपैंड हो जाए, है ना, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी यूरिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो लीक हो गया ब्लैडर, ऐसा भी नहीं होगा। तो ब्लैडर थोड़ा सा एक्सपैंड होगा एंड इट विल गिव यू द सेंसेशन कि हाँ इट्स टाइम टू गो, टाइम टू पी, है ना। तो फिर आखिरी पॉइंट आएगा यूरेथ्रा, जहां से यूरिन आउट। ठीक है, तो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, चलो नीचे हाइफन डाल के लिखना। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेन, excretory system of men is formed of following parts, is formed of following parts। इसमें मेन कौन है चारों में? किडनी, बाकी तो सब ट्यूब्स हैं। सुन रहे हैं क्या? मेन क्या है? किडनी, बाकी तो सब ट्यूब्स है ना, जो बने हुए यूरिन को बाहर करने में हेल्प करने वाले, तो बाकी सब पाथ है, बस मेन आपका किडनी है। जैसे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन कौन था? एल्वियोलाई। मेन कौन था? अल्टीमेटली गैस एक्सचेंज तो एल्वियोलाई से ही हो रही है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन कौन था? एल्वियोलाई। वाह, हर जगह घुसा दो एल्वियोलाई को। कौन था डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन? वो तो बोला वो भी। तो जूस अकेला सिर्फ पेनक्रियाटिक ही है क्या? बाकी सारे जूस ऐसे ही हैं क्या? तो फिर बाकी सारे जूस सेक्रीट क्यों हो रहे हैं? सिर्फ पेनक्रियास ही काम कर देगा सारे जूसेस ना। तो आप बोलो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अरे बाकी सब में तो सब पाथ था ना। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने मेन एल्वियोलाई क्यों कहा? क्योंकि एल्वियोलाई में ही फाइनल गैस एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई ब्लॉक तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बाकी तो सिर्फ ट्रैक है ना, नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वियोलाई तक तो सिर्फ ट्रैक है जहां से एयर अंदर जा रही है। सेम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी माउथ से लेके एनस तक तो सिर्फ एक पाइप है, बट रास्ते में जो ग्लैंड्स हैं वही तो एक्चुअल डाइजेशन कर रहे थे ना। इन द सेम वे इन चारों में किडनी है मेन, और किडनी में भी हमारा एक सिस्टम होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। जैसे वहां एल्वियोलाई था ना, लंग्स पूरा नहीं था, सिर्फ एक क्या यूनिट नाम लिया हमने? एल्वियोलाई। वैसे ही किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही किडनीज में, दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो कि यूरिन बनाते हैं। समझ रहे हैं? यहीं जाता है ब्लड छनने के लिए, फिल्टर होने के लिए, और छन करके नाइट्रोजिनस इंप्योरिटीज को बाहर करता है, ब्लड वापस जाता है। अब किसी का किडनी फेल हो जाएगा तो क्या करेगा वो? फिर एक फेल हो जाएगा तो तभी काम चल जाएगा ना। एक बोलते हैं ना, एक फेल हो जाता तो दूसरे से भी आदमी, एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता है। पर अगर दोनों फेल हो गई तो फिर डायलिसिस का ऑप्शन आता है ना, जहां पर वो समय समय पर डॉक्टर को विजिट करेंगे, तो वहां जाकर के अपने ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई कराएंगे। अब यूरिन तो बनना बंद, तो यूरिन तो बंद, तो अब फिर ये ब्लड साफ कैसे होगा? ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो कैसे हटेंगे? कैसे होम्योस्टैसिस यानी कि बैलेंस मेंटेन रहेगा बॉडी फ्लूइड का? तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? डायलिसिस, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं उसको, जहां पे एक मशीन से कनेक्ट करेंगे आपको, ताकि ब्लड एक तरफ से निकले, प्यूरिफाई होकर के दूसरे तरफ से अंदर जाता रहे। ऐसा नहीं कि अपन गए पूरा 6.5 लीटर ब्लड निकाल के दे दिए, या साफ करके रखना, मैं आ रहा हूँ सब्जी लेके,
ऐसा नहीं होगा ना, जाएगा साफ होके अंदर होता जाएगा, तो वो कनेक्टेड रहेगा पूरा, ताकि छन के अंदर वापस साफ होके। ठीक है, चलो। तो पहला क्लिक ना, किडनी, पहला कंपोनेंट है किडनी। किडनी देखो आइफन डाल के, दीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, these are main excretory organ, stop, these are one pair of, these are one pair of, these are one pair of large sized, large sized reddish brown colored, reddish brown colored organs of men, reddish brown colored organs of men, full stop. These are bean shaped structures, these are bean shaped structures, जैसे राजमा होता है ना, राजमा कभी, these are bean shaped structures present in, present in upper part of abdomen, present in upper part of abdomen, upper part of abdomen, abdomen again thoracic cavity, diaphragm के ऊपर, abdomen cavity diaphragm के नीचे। अब सामने साइड तो स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, तो यहीं भी हम बोल रहे हैं कि एब्डोमेन के अपर साइड में, तो मतलब ये कहां होगा, टॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड में। ठीक है, बिटवीन अवर, सॉरी नॉट इन बिटवीन, बीच में वर्टिब्रल कॉलम होगा, आजू बाजू दोनों किडनीज। ठीक है, हाँ तो क्या लिखे, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वन कॉमा डाल के, वन ऑन आइदर साइड ऑफ, वन ऑन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वन ऑन, यहीं पे बैठाना था ना आज, तो फिर चेंज कर नहीं करना पड़ता, वेडनेसडे से ध्यान रखना, ये वहीं बैठेंगे, अभी तो चेंज करेंगे। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, फुल स्टॉप। कॉन्कैविटी ऑफ किडनी, कॉन्कैविटी, कॉन्केव पढ़े थे ना, कॉन्केव, तो कॉन्केव आई मतलब ई ना लिख करके आई टी वाई, कॉन्कैविटी, CONCAVITY, कॉन्कैविटी ऑफ किडनी। कॉन्कैविटी का मतलब ये बोल रहे हैं ना अपन, जैसे ये बीन शेप बनाए ना हमने, इसको बोल रहे हैं कॉन्कैविटी, जैसे अपन कॉन्केव लेंस बनाते थे ना, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉन्कैविटी ऑफ किडनी। इज concavity of kidney is always inward directed, is always inward directed, is always inward directed, it is called hilum, it is called hilum, HILUM, it is called hilum, HILUM, hilum। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, each kidney, each kidney, each kidney is formed of, each kidney is formed of, each kidney is formed of, दोनों के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है ना, वही है जो यूरिन बनाने वाले हैं, उन्हीं में जाके ब्लड फिल्टर होने वाला है। ठीक है, हाँ, ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, और इसका एक और नाम लिखना, और रीनल
ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल वर्ड यूज करेंगे किडनी के लिए, जैसे पल्मोनरी वर्ड था लंग्स के लिए, है ना, कार्डियक वर्ड था ना। वैसे नेफ्रॉन भी यूज करते हैं, जैसे आप बोलोगे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी में डील करते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है रीनल। तो रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स और रीनल ट्यूब्यूल्स है वो पूरा ट्यूब जैसा, क्योंकि बस वहां पे क्या होने वाला है, फिल्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। नेफ्रॉन्स आर नेफ्रॉन्स आर नेफ्रॉन्स आर convoluted in nephrons are convoluted, convoluted, convoluted। जैसे किडनी था ना, कैसे पूरा फोल्डिंग था, इन द सेम वे आपका नेफ्रॉन भी इस तरीके से फोल्डिंग्स में होगा, कॉन्वोल्यूटेड होगा। तो नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी, in outer part of kidney, in outer part of kidney, called renal cortex, called renal cortex, cortex। तो किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है रीनल मेड्यूला। आउटर साइड को कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, इनर साइड को मेड्यूला। हाँ, क्या लिखे, नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, while while run straight while run straight while run straight in central part of kidney, in central part of kidney called renal medulla, called renal medulla, MEDULLA, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। तो एक्चुअली नेफ्रॉन भी एक बड़ा सा पाइप है, ट्यूब जैसा है, तभी तो नाम दिया ना रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये भी एक बड़ा सा ट्यूब है, कुछ जगह पे ये कॉन्वोल्यूटेड है यानी कि फोल्डेड है, और कुछ जगह पे ये स्ट्रेट जा रहा है। तो स्ट्रेट वाले पार्ट को हम मेडुला बोल रहे हैं, और जहां पे वो कॉन्वोल्यूशंस में है ना, जहां पे फोल्डिंग्स में है, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ओके, एक लाइन और लिखेंगे, नेफ्रॉन्स आर द किडनी, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी फॉर्म द यूरिन। उनका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्म करना, फॉर्म द यूरिन। देखो ये नेफ्रॉन के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी सिर्फ यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो चारों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद नेफ्रॉन को और डिटेल में पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, ये जो अपन रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला लिखे हैं ना कॉन्वोल्यूशन के साथ, उसका डायग्राम रहेगा, और हर एक पार्ट का क्या काम है, कैसे फिल्टर हो रहा है आपका ब्लड, और कैसे यूरिन बन रहा है, ठीक है। तो वो अलग हमारा पार्ट रहेगा। अभी हम सिर्फ चारों को डिफाइन कर रहे हैं, कौन चारों को, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। ओके, तो किडनी, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी form the urine with urea as form the urine with urea as the main nitrogenous waste, with urea as the main nitrogenous waste, main nitrogenous waste। इतना किडनी के बारे में। नेफ्रॉन का सिर्फ फंक्शन लिखे हैं, यूरिन कैसे बनेगा वो अपन नेफ्रॉन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड लिखेंगे, यूरेटर्स, सेकेंड पार्ट, सेकेंड कंपोनेंट। पहला आपने लिखा है किडनी, सेकेंड लिखेंगे यूरेटर्स। अब ये तो सब ट्यूब्स है, तो यूरेटर का काम क्या होगा, दोनों कॉन्कैविटी से एक एक ट्यूब बाहर आएगा, इधर से और एक इधर वाली किडनी से, वही हीलम से, और ये दोनों आपके कहलाएंगे यूरेटर्स। ये भी एक पेयर है, तो लिखेंगे इसमें, these are a pair of ureters, URETERS, है ना। these are a pair of long narrow thin walled
एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग है, नैरो है ना, इसकी वॉल्स थिन है एंड ट्यूब जैसा है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which start from the hilum of the kidneys, which start from the hilum of the hilum of the kidneys, comma, run downward and open in urinary bladder. स्टार्ट हो रहा है हीलम से किडनी के और एंड हो रहा है ब्लैडर पे, एंड ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन क्या है, जो भी यूरिन किडनी में बन रहा होगा उसको ब्लैडर तक लेके आना, सिंपल। ठीक है, तो एक लाइन उसके फंक्शन का लिखना, दीज कंडक्ट द यूरिन, दीज कंडक्ट द यूरिन, कहां से, फ्रॉम द, हाँ, अरे कहां से, हार्ट, लंग्स, तो बोलो ना भाई किडनी, फ्रॉम द किडनीज, कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू, कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बाय अब वो मूवमेंट का नाम किसी को याद है क्या, पेरिस्टाल्सिस। याद है कहां पढ़े थे अपन ये वाला मूवमेंट पहले, डाइजेशन में, इन इसोफेगस। देखो कहीं पे, जल्दी पीछे पलटो, एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस में देखना, हमने ये वर्ड पहली बार वहां यूज किया था, पेरिस्टाल्सिस। तो मैंने बताया था कि वेवी टाइप का मोशन होगा और उससे आपका खाना जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ यहां नहीं, हर जगह पर मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक ही होता है ना, ताकि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं है तो भी खाना और ये लिक्विड आगे बढ़ेगा, यानी अगर आप लेटे हुए हो तब भी यूरिन फॉर्मेशन होकर के आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए तब किडनी से पूरा ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू यूरिन जाएगा। लेटे हुए में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहेगा ऑफ यूरेटर और यूरिन जो है आगे बढ़ेगा। मिला सबको, है ना, कहाँ मिला, चलो नेक्स्ट। तो बाय पेरिस्टाल्सिस लिख लेना, बाय पेरिस्टाल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट, PERIS पेरिस, फिर TAL पेरिस्टाल्सिस SIS। थर्ड पार्ट में आ जाइए, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, हाइफन डाल क्लिकिंग इसमें, इट इज अ थिन वॉल्ड, इट इज अ थिन वॉल्ड, comma, elastic, thin walled, comma, elastic and pear shaped, PEAR, and pear shaped sac, स्टमक में लिखे थे J shaped sac, है ना, लंग्स को लिखे थे कॉनिकल, किडनी को लिखे बीन शेप्ड, हार्ट को भी कॉनिकल लिखे थे और फिस्ट साइज लिखे थे ना। ओके, तो pear shaped sac present in, अब देखो किडनी वाज इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, फिर ट्यूब लेके नीचे जाएगा तो ब्लैडर इज इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो स्टॉप, फंक्शन क्या है इसका लिखेंगे, इट टेम्पररीली स्टोर्स, इट टेम्पररीली TEM
TORARILY. It temporarily stores the urine. It temporarily stores the urine. Full stop. Its wall is lined with stores urine. Temporarily stores the urine. और एक लाइन इसके वॉल्स के बारे में लिख रहे हैं, जो ब्लैडर की वॉल होगी वो कैसी है, मस्कुलर ही है पूरा, ये भी आपका पूरा मस्कुलर ऑर्गन है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी टिल यूरेटर सब क्या है, ब्लैडर मस्कुलर ऑर्गन. तो इट्स वॉल इज लाइंड विथ स्मूथ मसल्स. lined with smooth muscles. तीन टाइप के मसल्स पढ़ते थे हम क्लास 9th में. एक कैसा होता था, स्ट्रेटेड वाला जो सिलेंड्रिकल शेप का रहता था, उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते थे, याद आ रहा है. एक स्पिंडल शेप होता था जिसमें ऐसे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं थे, इसलिए इसको स्मूथ बोलते थे. ये स्ट्रेटेड होते थे, स्ट्रिप्ड कहलाते थे, वॉलेंट्री कहलाते थे. जस्ट उल्टा, अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रिप्ड, इनवॉलेंट्री, स्केलेटल, नॉन स्केलेटल. समझ रहे हैं. ये स्केलेटल इसलिए क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स है, हमारे विल पे काम करेगा, बट इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे विल पे काम नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि यूरिन को भी रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है. इट इज इनवॉलेंट्री फंक्शन, है ना, कि आप उसके वॉल्स को कंट्रोल करके यूरिन को कंट्रोल करो, ऐसा नहीं हो सकता. इट इज ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री फंक्शन, क्योंकि जो मसल्स हैं वहां पे वो इनवॉलेंट्री है, वो आपके विल पे काम नहीं करेंगे, दे विल वर्क ऑन देयर ओन. ठीक है, तो वो स्मूथ मसल्स यही वाले होते थे. और थर्ड क्या पढ़ते थे अपन, कार्डियक. तो फंक्शन में इनके जैसे होते थे, इनवॉलेंट्री, बट स्ट्रक्चर वाइज वो भी इनके जैसे थे. तो फंक्शन वाइज इनके जैसे और स्ट्रक्चर वाइज इनके जैसे कार्डियक मसल. तो तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते थे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक. पहले वाले वॉलेंट्री, आपके विल पे काम करेंगे. हाथ पैर में जो मसल्स हैं वो सब आपके विल पे काम करते हैं, बट इंटरनल ऑर्गन के अंदर जितने भी मसल्स हैं वो सब आपके विल पे काम नहीं करते हैं. स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स. दे ऑल आर स्मूथ मसल्स. और हार्ट के लिए स्पेशली कार्डियक है. ठीक है, याद रखना लास्ट लाइन इसकी, इट्स वॉल इज लाइंड विथ इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स. ब्रैकेट में लिख लो इनवॉलेंट्री, ब्रैकेट में लिखो इनवॉलेंट्री, INVOLUNTARY, इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब होता है वॉलंटियर बनते हैं ना, वो अपने विल से बनते हैं, जबरदस्ती नहीं करते. जिसको बनना है वो वॉलंटियर बन सकते हैं, है ना. और तो वो वॉलंटरी मतलब आपके विल पर, तो इनवॉलंटरी मतलब विदाउट योर विल. ठीक है, चलिए लास्ट, यूरेथ्रा. फोर्थ, यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा. URETHRA, यूरेथ्रा. ठीक है, इसका एफर्ट लिखेंगे. इट इज अ मस्कुलर and tubular structure. It is a muscular muscular and tubular structure which extends from the urinary bladder, to the outside, मतलब ब्लैडर से बाहर की तरफ आ रहा है, to the outside, full stop. It carries the urine to the outside. तो ये ट्यूब भी बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसका काम भी है यूरिन को बाहर करना. तो इट कैरीज द यूरिन टू दी आउटसाइड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेन हेड डालेंगे.
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। अच्छा, एक डालने से पहले एक जगह छोड़ देंगे उसके लिए, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन बनाएंगे ना। दो किडनी, यहाँ मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ, इसको मैं बना रहा, आप बुक से देख के अच्छे से बना लेना। और ये दो यूरेटर होगा, एक ब्लैडर होगा, और एक आपका यूरेथ्रा ट्यूब। ठीक है, लेबलिंग कर लेना। ये वाला पार्ट हीलम हो जाएगा। कौन सी राइट किडनी, कौन सी लेफ्ट किडनी? ये वाली राइट और ये वाली लेफ्ट। ठीक है, ऐसे। और ये ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर्स। ठीक है, इसका जगह छोड़ देना यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन का डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। जैसे एल्वियोलाई वाज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स, वैसे ही नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दिखने में बाहर से किडनी दिख रही है, दिखने में बाहर से लंग्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में अंदर काम कौन कर रहा है? एल्वियोलाई इन लंग्स, नेफ्रॉन्स इन किडनी। तो मेन इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल यूनिट, क्योंकि असली में फंक्शन तो यही परफॉर्म कर रहे हैं। लंग्स का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एल्वियोलाई बाय एक्सचेंजिंग द गैस विथ ब्लड। और यहाँ पे भी यूरिन बनाने का काम, एक्चुअल काम कौन कर रहा है? वो नेफ्रॉन्स। ठीक है, ओके, इसमें लिखेंगे नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन्स, देखो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना ना, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एकदम अपोजिट चीज है ना। न्यूरॉन पढ़ते थे ना? अरे पढ़े कि नहीं न्यूरॉन? कहाँ पढ़े? हाँ हाँ, न्यूरॉन वाज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन अलग है, जहां पे वो साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स पढ़ते थे, याद है? ऐसा स्टार शेप का सेल बनाते थे ऐसा, और ये एक एक प्रोसेस बड़ा कर देते थे, बाकी सारे प्रोसेस छोटे रहते थे। इनको हम डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स बोलते थे, और जो बड़ा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते थे? एक्सॉन। ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना ना, नेफ्रॉन अलग चीज होगी। एकदम अपोजिट हो गया ना, आप न्यूरॉन को नेफ्रॉन नहीं बोल सकते, नेफ्रॉन को न्यूरॉन नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग पार्ट में है और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एक का फंक्शन है मैसेजेस को कंडक्ट करना फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और एक का काम है यूरिन बनाना। तो दोनों को कैसे उल्टा कर सकते हैं नाम, समझ रहे ना? पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? कि न्यूरॉन है जो यूरिन बनाता है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और नेफ्रॉन जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करता है, ऐसा लगेगा। तो याद रखना ये नाम है ना। वैसे ही दो नाम और हैं, एक यूरेटर और यूरेथ्रा, जो हमने पढ़ा है ना अभी, यूरेटर और यूरेथ्रा। इसके जैसा एक नाम और आएगा जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें एक और यू से वर्ड आएगा, वो है यूट्रस। तो जनरली लोग इन दोनों में और यूट्रस में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से अलग चीज है। यूट्रस मतलब मदर में जो वोम्ब होता है, जहां पे बच्चा पलता है, उसको यूट्रस बोलते हैं। और वो स्टार्ट यूटीई ऐसा टाइप का स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है कि यूट्रस और यूरेटर क्या है। तो यूरेटर इज द पार्ट ऑफ urinary system of men and uterus is the part of reproductive system of female। समझ रहे ना? तो स्पेलिंग से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड से दोनों का मीनिंग अलग अलग है। वैसे ही न्यूरॉन नेफ्रॉन है। ठीक है, चलो तो क्या लिखे? नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट ऑफ kidneys, full stop। each nephron is formed of each nephron is formed of excretory or functional units of kidney। each nephron is formed of two parts। each nephron is formed of two parts। फर्स्ट लिखेंगे Bowman's capsule, BOWMAN'(S), Bowman's capsule। एंड सेकेंड लिखेंगे नेफ्रिक ट्यूब्यूल।
NEPHRIC, नेफ्रिक ट्यूब्यूल, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, TUBULES, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है आपका नेफ्रॉन। पहला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल एंड दूसरा है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल कैसा होता है ना, एक फनल शेप्ड का, जैसे फनल होता है ना हमारा, जिसमें अपन फिल्टर करते हैं, या फिर फनल वो जिससे पेट्रोल लेते हो आप, तो एक कुप्पी जैसा होता है ना, तो उस पे हम पेट्रोल डाल करके फिल्टर करते हैं, या फिर कोई भी चीज को फिल्टर करने के लिए अपन कुप्पी यूज कर सकते हैं, फनल यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही फनल शेप का या कप शेप का एक ऑर्गन है जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ब्लड आकर के फिल्टर होके बाहर जाएगा। ठीक है, तो वो कप शेप का है ताकि वो फिल्ट्रेशन कर सके, और उसके बाद पूरे ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है कि देखो, छनने के बाद दो चीजें बनती हैं। एक होता है जो छन के नीचे आया है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया उसको कहते हैं रेसिड्यू। जैसे चाय छानते हो ना, तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, तो वो कहलाएगा रेसिड्यू, और जो चाय छन के नीचे आ गई वो कहलाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है ना, वो यूरिन है, मतलब यूरिन बनने वाला है वो, उसी को बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट तो है जो नीचे आया छन के, तो उसका नाम फिल्ट्रेट हुआ, और वो कहां से निकला है, नेफ्रॉन का है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो पूरे ट्यूब्यूल से पास होते हुए यूरिन बनेगा। कैसे यूरिन बनेगा, इसमें वेस्ट के साथ साथ ना कुछ यूजफुल मटेरियल भी है। यूजफुल मटेरियल जैसे कि पानी भी होगा, तो यूरिन में एक्सेस वाटर नहीं आना चाहिए बाहर, वरना बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा ना बॉडी से। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, जो कॉन्वोल्यूटेड भी हैं और जो स्ट्रेट भी हैं, याद है मेडुला एंड कॉर्टेक्स, यहाँ पूरा फैला हुआ है नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स, तो इन ट्यूब्यूल्स से ये फिल्ट्रेट गुजर के जाता है, और जब ये गुजर के जाता है ना, तो इन ट्यूब्यूल्स का काम, यूजफुल मटेरियल अगर गलती से छन के बाहर चला गया तो उनको यही रोक लेते हैं। जैसे कि पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, तो ये क्या होंगे, ये ट्यूब्यूल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा ये ट्यूब्यूल्स उनको, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब ना बोल के ना इनको रीएब्जॉर्ब बोलते हैं। रीएब्जॉर्ब क्यों, देखिए ऑलरेडी एक बार एब्जॉर्प्शन हम वर्ड यूज कर चुके हैं, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। समझ रहे हैं, तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है ना उस फिल्ट्रेट में, अपार्ट फ्रॉम यूरिन, अपार्ट फ्रॉम वेस्ट, उनको ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि ये बॉडी से बाहर ना चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करने का मतलब होता है पानी को कम करना, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट बन जाएगा। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट वो जिसमें पानी ज्यादा है, और कंसंट्रेट वो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास में शक्कर घोला, तो उसमें आपने 3-4 चम्मच शक्कर घोल दिया, वो बहुत मीठा हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए आपने सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाला, अब इसको अगर मुझे मिठास को कम करना है तो क्या कर सकते हैं, और पानी ऐड कर दो, शक्कर तो निकाल नहीं सकते, वो तो घुल गई है, हाँ है ना, और शक्कर ऐड करोगे तो और मीठा होते जाएगा, और कंसंट्रेट होते जाएगा, तो बेटर है क्या करो, उसमें और पानी डाल दो। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। समझ रहे हैं क्या, तो वाटर ऐड करने से डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि सॉल्वेंट बढ़ जाता है। समझ रहे हैं क्या, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है ट्यूब्यूल, तो वो क्या होता जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट होता जाएगा। कंसंट्रेट कहने का मतलब उनमें वेस्ट ही ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट कम जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी जाता नहीं है, बट एक्सेस वाटर को हम जाने नहीं देंगे बॉडी से बाहर। वाटर तो यूजफुल है ना, तो इसलिए अपन उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नमक यूजफुल है, उसको एब्जॉर्ब करके, नमक में मिनरल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो बाकी सब बच गए ना वेस्ट, वो जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होते जाता है, क्योंकि एक नेफ्रॉन नहीं है ना, बहुत सारे नेफ्रॉन है। सब नेफ्रॉन अपना ये दोनों काम करके, कौन सा काम करके, पहला काम फिल्टर करना, दूसरा काम रीएब्जॉर्प्शन टाइप का काम करना, जिससे जितने भी यूजफुल मटेरियल है वो सब रीएब्जॉर्ब हो जाए, और सिर्फ वेस्ट ही जाके कलेक्टिंग डक्ट में वो छोड़ देते हैं। ऐसे सारे नेफ्रॉन यही काम करेंगे, और पूरा कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसफर टू ब्लैडर थ्रू यूरेटर। समझ रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर द टू मेन प्रोसेस जो नेफ्रॉन्स में होता है। फिल्ट्रेशन करके हम इंप्योरिटी को अलग करते हैं, खून वापस भेज देंगे जो फिल्टर होने के लिए आया था,
और फिर उन इम्प्योरिटी को जिसको अपन फिल्ट्रेट बोल रहे हैं उसको और कंसंट्रेट करते हैं ताकि वो यूरिन बन जाए, उसमें कोई यूजफुल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर ना चला जाए, इसलिए वो ट्यूब्यूल काम के हैं। इससे तो वो लंबे हैं, जस्ट लाइक इंटेस्टाइन भी लंबा क्यों था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम चाहिए था, एब्जॉर्प्शन के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वहां पे विली माइक्रोविली टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए थे जिससे एब्जॉर्प्शन का टाइम मिल जाए। इन द सेम वे यहाँ भी एक ट्यूब्यूल बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्वोल्यूटेड रहेंगे ताकि हम उनको घुमाएं कि आप घूमो और आपको एब्जॉर्ब कर ले हम रास्ते में। समझ में आ रहा है क्या? वरना तुरंत फिल्टर करके कलेक्टिंग डक्ट में डाल सकते थे, बट अगर ऐसा करते तो बहुत सारा यूजफुल मटेरियल भी बॉडी से बाहर चला जाता। तो वो ट्यूब्यूल का काम है कि यूजफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर ना जाने दे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। वोमेन्स कैप्सूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये दोनों के बारे में लिखना है ना? आप लोग डायग्राम दोनों ही बना लेना, एक काम करना है ना, किडनी का तो बनाएंगे ही पूरा यूरिनरी सिस्टम, और साथ में नेफ्रॉन का भी डायग्राम बना के ना, आपके एनसीईआरटी में नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। एक दो क्लास और लेंगे इस वीक में, लाइव प्रोसेस खत्म करेंगे ना, फिर मैं आपकी स्कूल जब चालू होगी ना तो मैं एक बार लाइट का फिर से रिवीजन करवा दूंगा जब स्कूल चालू होगी। तब तक अपन लाइव प्रोसेस, अभी 2 क्लास है, उसमें एक क्लास में थ्योरी और एक और क्लास में क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में ना एक बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का रिवीजन करके वो जो दोनों क्वेश्चन पेपर्स थे, सेट ए और सेट बी, उसको मैं एक बार सॉल्व करवा दूंगा क्लास में। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे टेस्ट वाले तो वो आप सॉल्व कर लेना उस क्लास में, ठीक है? चलो थैंक यू।